हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेशन क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए बंधु एसएससी जीडी का वॉल्यूम 22। तो वॉल्यूम 22 बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं बंधु, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भाई बंधु हमसे पहली बार जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और बंधु शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते बंधु तो हमारा वो थर्मामीटर की तरह कार्य करता है और एक नई ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम बहुत सारे आपके लिए सवाल लाते हैं और वीडियो लाते हैं बंधु। इसलिए जो भाई बंधु कंजूसी कर रहे हैं और अभी तक हमारा लाइक का बटन नहीं दबाए, तो सबसे पहले बंधु जाके लाइक का बटन दबा दीजिए। उसके बाद देखते हैं आज का क्लास किस प्रकार से रहेंगे। तो बंधु बता दें, आज का जो क्लास रहने वाले हैं वो बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर रहने वाले हैं, इसलिए आप सब अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज सवाल मैथ का भी होगा, रीजनिंग का भी होगा। और देखिए आगे होता क्या क्या है। तो चलते हैं बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए मित्र बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है और किस प्रकार से, और उसको आप किस प्रकार से समझते हैं बंधु और बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा। कहता है एक राशि पर चौथी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया है तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपया है। ब्याज का संचयन वार्षिक किया गया है, ब्याज दर क्या है। बहुत ही सुंदर है बंधु। यहाँ पे ब्याज दर पूछ रहा है और आपके पास दिया गया है सवाल में कि चौथे वर्ष का लिखेगा, यानी चौथे वर्ष का जो है सीआई है वो 6,000 रुपया है सीआई। और आपका पांचवें वर्ष का जो सीआई है बंधु वो क्या है, 6,750 रुपया, ये दिया हुआ है। और आपसे जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या है, यानी आर बराबर क्या है, कितना परसेंट है, ये निकालना है। तो बंधु इसको आप बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसके प्रॉपर्टीज से बना देंगे बंधु बहुत ही आसानी से बनेगा। तो हम एक चीज़ बताना चाहेंगे यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आप जानते हैं बंधु साधारण ब्याज समय गुना दर करेंगे तो हो जाएंगे। तो उसी मेथड से यहाँ पे बनाएंगे बंधु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि चौथे वर्ष का जो है सीआई 6,000 है और पांचवें वर्ष का सीआई जो है बंधु 6,750 है। और सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब बंधु यहाँ पे देख रहे हैं कि पांचवें से 4 वर्ष का बीच देखते कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का। तो बंधु 1 वर्ष का अगर सीआई निकालेंगे तो 1 वर्ष का सीआई आपका क्या हो जाएंगे, 6,750 में से 6,000 को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बंधु 6,750 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 750 हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि 1 वर्ष का जो सीआई होगा बंधु, यानी 4 से 5 के बीच जो 1 वर्ष का गैप है, उनका जो सीआई होगा वो कितना हो जाएंगे बंधु, 750 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब मेरा अर्थ क्या है कि 4 से 5वां वर्ष जाने में 1 वर्ष का समय लगा, और 1 वर्ष के समय के अंतर्गत बंधु 750 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज कमाए। और अभी अभी हमें आपको बताए, क्या बताए बंधु, कि 1 साल का सीआई और एसआई क्या होते हैं बंधु, बराबर होते हैं। और एसआई जब सीआई के बराबर हो गए बंधु, तो यहाँ पे हम आसानी से इसके फॉर्मूले से बना सकते हैं या डायरेक्टली भी बना सकते हैं बंधु। तो साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। और बंधु आपको क्या चाहिए, रेट चाहिए, आर चाहिए। तो आर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा एसआई गुना 100 बटे पी गुना टी हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए एसआई आपका कितना है बंधु, जितना आपका सीआई है उतना ही एसआई होगा, क्योंकि 1 वर्ष का सीआई है और 1 वर्ष का सीआई और एसआई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 750 रख देंगे, 100 हमारा यहाँ 100 रख दिए। अब आप देखिए पी बंधु मूलधन आपका जो है
क्या है, अगर आप 6000 से 6750 गए बंधु, तो हमारे लिए धन काम करेगी 6000, क्योंकि ये धन था 4 वर्ष में और 5वें वर्ष में सीआई इतना हो गया। इसका मतलब है इतना से है बंधु, इतना आया, तो हमारा मूलधन यहाँ पे काम क्या करेंगे, 6000 काम करेंगे, और हमने यहाँ 6000 रख दिए। और टी हमारा बंधु क्या है, समय 1 वर्ष है, क्योंकि 4 से 5 साल जाने में 1 साल का लगा, 1 साल में ही हमारा क्या आया, ब्याज 750 आया। अब इनको हल करेंगे तो पता चल जाएगा, इसका 000 चला गया, इनका भी 000 चला गया। इसको कटाएंगे 3 से 3 2 9 25 या 75, यानी 25 बटे क्या आ जाएंगे बंधु 2, यानी जिसको आप लिख सकते हैं 12.5%। यानी आपका जो दर होगा बंधु वो क्या होगा, 12.5% होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ तो एक बार फिर पुनः इसको समझने का काम करिएगा कि चौथे वर्ष का 6000, 5वें वर्ष का 6750 हो रहा है, और ये सीआई दिया हुआ है, तो 4 से 5 जाने में 1 साल का समय लगा, तो 1 साल में सीआई कितना बना, तो 750 बना। और 1 साल का जब सीआई आ गया बंधु, तो सीआई के फॉर्मूलेशन एसआई में जा रहे हैं, क्योंकि एसआई का फॉर्मूला आपका आसान होता है, आप आसानी से बना लेते हैं। तो सीआई 1 साल का जो है वो एसआई के 1 साल के बराबर होंगे बंधु। लेकिन जब दूसरा साल होगा उसमें एसआई कम होगा और सीआई अधिक हो जाएंगे, क्योंकि सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ है कि ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है बंधु। इसीलिए हम यहाँ पे आपका क्या निकाल दिए, एसआई बराबर P गुना R गुना T बटे 100, जो आप सभी को भी पता है। तो R बराबर दर निकाले बंधु, एसआई गुना 100 बटे P गुना T, यानी मूलधन गुना समय से भाग दे देंगे। तो हमारा बंधु क्या 750 एसआई, आपका ये 100। अब देखिए मूलधन जो हम 6000 रखे बंधु, कैसे रखे, यहाँ पे आप सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 6000 से बंधु 6750 हो जाना 1 साल में, तो 1 साल में इस धन से यहाँ पहुंचा है, इसलिए हमारा मूलधन क्या हो गया बंधु 6000 हो गया। और उनके बाद हल करने वाला आपका क्या आया, 12.5% आया। क्लियर हो गया बंधु, आप सब इनको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहला प्रश्न पढ़े मैथ का, अब दूसरा प्रश्न रीडिंग का पढ़ेंगे, जो कि प्रश्न रैंकिंग टेस्ट से लिया गया है, 2019 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आपके सामने हम लाए हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न में क्या कहा रहा है, उसको हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न कहा रहा है 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पता करना है हमें कि बीच में कौन खड़ा है, और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक आपका आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए प्रश्न कहा क्या रहा है, उसके बारे में सोचेंगे, उस प्रकार हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। तो एक कतार हम बना लेते हैं, एक कतार में 5 छात्र इस प्रकार खड़े हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता करना है कि लेफ्ट और राइट किधर है। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ जानना है कि जिधर हमारा राइट उधर इसका भी राइट होता है, और जिधर हमारा लेफ्ट उधर इसका भी लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कि लेफ्ट और राइट किधर है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आगे क्या कह रहा है, कहते सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर यहाँ हम बिठा देते हैं तो हर बार हमको मिटाना पड़ेगा कि यहाँ पर नहीं एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर उसको बिठाएंगे। तो सबसे पहले हम रफ में बनाएंगे, प्रणव के बगल में खड़ी है, कौन खड़ी है, तो सुमन खड़ी है। तो सुमन देखिए यहाँ पर भी हो सकता है और फिर यहाँ पर भी हो सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कहता है लेकिन वो दीना के बगल में नहीं खड़ी है। तो दीना अगर यहाँ पर रहेंगे तो सुमन यहाँ पर नहीं होंगे। इस प्रकार का आपका रफ में डायग्राम बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे फिर क्या कहता है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है। तो कुमार राजू के बगल में खड़ा है। देखिए कुमार राजू के बगल में
खड़ा है। तो कुमार देखिए यहाँ पर भी बन सकता है कि इधर भी खड़ा हो सकता है कुमार और इधर भी कुमार खड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या कहता है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, जो मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका कि दूसरे शब्दों के लिए जो आता है, जो यहाँ पर देखिए फिर से पढ़िए इसको, तब पता चलेगा कि दूसरा शब्द कौन सा है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, इसका मतलब है दूसरा यहाँ पर जो व्यक्ति है राजू है, और राजू क्या है, सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर बैठा सकते हैं कि बाईं ओर मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट में हम इसको यहाँ पर बैठा सकते हैं, किसको, राजू को यहाँ पर बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इससे ये पता चलेगा कि राजू जब यहाँ सबसे लास्ट में बैठ गया, तो इस डायग्राम को हम डायरेक्ट इधर कुमार को इधर तो नहीं बैठा सकते, आप कुमार बैठेंगे इसके बगल में, तो कहाँ पर बैठेंगे, ये वाला बैठेंगे यहाँ पर, इसको उठा के लाएंगे यहाँ, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, कुमार हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए फिर पढ़ेंगे, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। अब देखिए दीना को आप यहाँ नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि कुमार यहाँ पर बैठ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर दीना नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि कह रहा है दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा। अब दीना या तो यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे। उसके पहले भी यहाँ पर दिया गया है कि एस सुमन, यानी कि सुमन प्रणव के बगल में है, तो सुमन यहाँ पर यदि आप यहाँ पर सुमन को बैठा देते हैं, सुमन को बैठाते हैं, तो प्रणव को आपको यहाँ बैठाना हो क्योंकि सुमन तो प्रणव के बगल में ही बैठेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर सुमन और ये प्रणव बैठ गए, या फिर आप यहाँ पर इसको इधर वाला को बैठाते हैं, प्रणव को यहाँ सुमन को यहाँ, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीना इसके बगल में आ जाएंगे सुमन के, जो कि नहीं बैठेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ही जगह खाली बचता है जिसमें आपका बैठेंगे दीना। अब यहाँ पर देखिए आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न देखिए क्या कहता है, बीच में कौन खड़ा है। तो बीच में कौन खड़ा है आप यहाँ से देख सकते हैं कि राजू, कुमार, सुमन, प्रणव और दीना यहाँ पर है। तो सबसे बीच में कौन खड़ा है, सबसे बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सुमन खड़ा है। तो आपका आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है सुमन, आपका आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब तो चलिए बंधु, आपने अभी जो सवाल पढ़े पिछला वो रीजनिंग का पढ़े, और आपका जो तीसरा नंबर सवाल है वो फिर मैथ से है। और हमने आपको पहले भी कहे कि आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार रहने वाले बंधु, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल आज आपको बताएंगे बंधु जो कि एसएससी जीडी में आया हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी आप उसको आसानी से बना सके। तो हमारा तीसरा सवाल है बंधु रेलगाड़ी से, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो बंधु हमने ये रेलगाड़ी का जब सवाल पढ़े थे पिछले वॉल्यूम में, और हम प्रीवियस ईयर का सवाल कर रहे हैं बंधु, तो जो सवाल आता है उसका पहले प्रॉपर्टी जानते हैं। तो प्रॉपर्टी रेलगाड़ी से संबंधित, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित 2 हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। पहला क्या था ध्यान दीजिएगा, जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी लड़का, किसी लड़की, किसी खंभा, किसी पोल को, अर्थात उसकी कोई लंबाई न उसको पार करे, उतने समय में सिर्फ रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी। दूसरा प्रॉपर्टी बताए थे बंधु कि जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुलिया को, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करें, तो उतने समय में देखिएगा बंधु, जितने समय में उन सबों को पार कर है उतने समय अपनी लंबाई को भी पार करेगी, साथ साथ पुलिया की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करेगी। तो यही 2 प्रॉपर्टी से बंधु सारे का सारे सवाल बनता है। तो यहाँ पे कहता है रेलगाड़ी की गति निकालते हैं, तो बंधु आप गति को चाल भी कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है बंधु। तो आप देख लीजिए चाल यानी चाल कहिए या गति कहिए, तो आपको एक ही चीज निकालेंगे, तो गति बराबर भी वही लिखेंगे बंधु, दूरी बटे क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। प्रश्न अब ध्यान दीजिएगा, 500 फीट यानी कि जो है आपका 500 फीट कहता है बंधु लंबी एक रेलगाड़ी, मान लीजिए एक रेलगाड़ी आपका है और 500 फीट का है, और 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को, और ये जो प्लेटफॉर्म है बंधु क्या है 700 फीट का है। प्लेटफॉर्म को कहता 10 सेकेंड में पार कर लेती है बंधु, ये 10 सेकेंड में पार कर लेती है। किसको, 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। अगर बंधु ये 10 सेकेंड में अगर इस देखिएगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है, तो यही 10 सेकेंड में बंधु प्लेटफॉर्म की लंबाई पार होगी, साथ साथ इस रेलगाड़ी की भी लंबाई पार होगी, तब तो पार करेगी प्लेटफॉर्म को। तो बंधु आपका जो है
10 सेकेंड में इनकी भी लंबाई पार हो जाएगी और इनकी भी लंबाई पार हो जाएगी। इसलिए बंधु गति बराबर दूरी, तो कौन दोनों दूरी बंधु 700 फीट और 500 फीट, तो हम जोड़ लेते हैं बंधु 500 प्लस 700 कितने सेकेंड में बंधु 10 सेकेंड में, तो यहाँ हम 10 लिख दिए। क्लियर है। अब देखिए 7 5 कितना बंधु 1200 बटे कितना 10, यानी 0 0 कैंसिल बंधु 120, यहाँ ऊपर फीट में था बंधु तो फीट हो गया, और नीचे हमारा समय सेकेंड में है यानी फीट पर सेकेंड, यानी आपका जो आंसर होगा 120 फीट पर सेकेंड की दर से, यानी उसका क्या होंगे बंधु गति होंगे, जो कि आपका देख पा रहे ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा में है। यहाँ पे बंधु ये यूनिट चेंज करने का नहीं था, जिस यूनिट में हमारा सवाल था उसी यूनिट में हमने यहाँ आंसर भी निकाल दिए बंधु, क्योंकि उसी में ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो बंधु आप सब इसको समझ गए, तो चलते हैं अगला सवाल जो है बंधु वो किसका रहने वाला है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल रीजनिंग की ओर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से पुनः एक सवाल हम लोग दोहराते हैं, रैंकिंग टेस्ट का ही है। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, तो 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, तो किस प्रकार बैठे होंगे, एक कतार यहाँ पर बना लेते हैं और 6 विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। 6 विद्यार्थी यहाँ पर बैठे, 1 2 3 4 5 6 एक कतार में बैठा दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें जानना है कि लेफ्ट और राइट। तो देखिए जिधर हमारा राइट होता है उधर इसका भी राइट होगा, और जिधर हमारा लेफ्ट होता है उधर इसका भी लेफ्ट होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पढ़ेंगे आगे का क्या है, P E और I के बीच में बैठा है। P कहता है क्या, P जो है P E और I के बीच में बैठा है, यानी P जो है बीच में ही बैठेंगे, किसका E और I के बीच में। अब यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि E यहाँ पर बैठ सकते हैं, P यहाँ पर और I यहाँ भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर भी P बीच में ही है E और I का, और यहाँ भी बीच में है I और E का। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, E N के बगल में बैठा है। E जो है N के बगल में बैठा, आप देखिए E यहाँ भी है और E यहाँ भी है, तो आप N को यहाँ भी बैठा सकते हैं और N को यहाँ भी आप बैठा सकते हैं, क्योंकि E के बगल में ही N बैठा है, यानी E जो है N के बगल में बैठा है। अब आगे देखिए फिर क्या कहता है, N Y के बगल में बैठा है। अब देखिए यहाँ पर फिर से कहता है N Y के बगल में बैठा है, तो N देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो Y को हम यहाँ बैठा सकते हैं और Y को यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए N Y के बगल में बैठा है, N Y के बगल में बैठा है, या फिर यहाँ N Y के बगल में बैठा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, जो कि एकदम बाईं ओर है। क्या कहता है, जो कि एकदम बाईं ओर है, और जो कि दूसरे शब्दों के लिए आता है, तो दूसरा शब्द क्या है, N Y के बगल में बैठा, तो पहला N हो जाएंगे और दूसरा Y। क्या कहता है, जो कि एकदम बाईं ओर बैठा है, तो जो कि मतलब Y दूसरा शब्द, और दूसरा जो है मतलब कौन है, तो Y है। Y आपका कहाँ बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका एकदम बाईं ओर, जिधर हमारा बायां उधर इसका भी बायां होगा, तो यहाँ पर देखिए Y यहाँ पर बैठा है, तो N आपका यहाँ बैठ जाएंगे। जब N यहाँ बैठेंगे तो E आपका यहाँ बैठ जाएंगे, और E जब यहाँ बैठेंगे तो P यहाँ पर बैठेंगे, अब P जब यहाँ पर बैठेंगे तो I यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 5 तो बैठ गया, अब 1 बचा, 1 क्या बच गया है, तो आपका देखिए यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया होगा, और J I के बगल में बैठा है। अब देखिए J I के बगल में बैठा है, तो यहाँ पर देखिए J सिर्फ बचा हुआ था बैठने के लिए, तो हम यहाँ पर ऐसे भी बैठा सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर जब कहा रहा है कि J I के बगल में बैठा, तो J I के बगल में हम बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर कतार में इस प्रकार बैठा। अब प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि उत्तर हमें क्या चाहिए, बताएं कि E के बगल में कौन बैठा है। E के बगल में कौन बैठा है, तो यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं E यहाँ पर बैठा है, और E के बगल में देखिए यहाँ पर P बैठा है, और कौन बैठा है, N बैठा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, N और P। तो N और P E के बगल में बैठा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 5वां नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है N और
P, जो कि E के बगल में बैठा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका आंसर हो गया 5वां नंबर, आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल है 5वां नंबर मैथ का सवाल है। और देखिए ये जो सवाल है पूछा गया प्रश्न है बंधु, और इस प्रकार के अगर कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष पहले की बात है कि 5 सदस्य हमारे पास था A B C D E, और आगे चल के बंधु कहता है कि पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य आने के बाद, मान लीजिए E अगर पुराना सदस्य है, इसको भेज देंगे बंधु, तो इसकी जगह एक नया सदस्य क्या देंगे F, बाकी A B C D वही रह जाएंगे सदस्य बंधु। और ये कब है, ये वर्तमान में दिया हुआ है, एकदम लिखा हुआ बंधु। देखिएगा पुराने सदस्य, पुराना सदस्य कौन हुआ, जो पहले आएगा वो पुराना होगा, जो बाद में आएगा वो नया होगा। पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य आने के बाद पुराने सदस्य यानी ई था, उसकी जगह कौन सा सदस्य आ गया, नया आ गया, एफ आ गया बंधु। आने के बाद देखा गया क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितने 3 वर्ष पहले थी। यहाँ बंधु जो औसत आयु आज उतनी रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। अगर यहाँ औसत आयु बंधु x है तो यहाँ भी 3 वर्ष पहले क्या थी, x थी। तो हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर कितना है बंधु, जो यहाँ पे सदस्य आपका हटाया गया है और जो नया सदस्य आया बंधु, इसके बीच आयु का अंतर कितना है ये बताना है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए 3 वर्ष पहले की बात है, अगर 3 वर्ष पहले बंधु मान लीजिए A B C D E का अगर औसत देखा जाए x है, तो बंधु इनका योग निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। एकदम क्लियर है। अब कहेंगे सर ये 5x कैसे हो गया, क्योंकि आपको बंधु बताए हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि औसत बराबर जो होता है, होता क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्या बंधु। अब देखिएगा हमको क्या चाहिए था, योग चाहिए था, तो औसत गुना संख्या। औसत बंधु हमारा 3 वर्ष पहले क्या थी, x थी, और हमारा संख्या क्या वो है, 5 वो है, इसलिए योग कितना हो गया बंधु, 5x हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष अगर पहले योग अगर 5 सदस्य का होगा वो कितना होगा हमारे मित्र बंधु, 5x होगा। अगर ये 3 वर्ष पहले की बात है, अगर इसी को हम वर्तमान में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो बंधु आपके ऊपर एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि 3 वर्ष पहले आपका उम्र 17 वर्ष है, तो आज कितना है, तो कहेंगे सर पहले 17 था 3 वर्ष पहले, अभी 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। लेकिन बंधु अगर ये 5 के सदस्य की बात है, अगर 3 वर्ष पहले है तो वर्तमान लाने का काम करेंगे। अगर वर्तमान लाएंगे बंधु तो 3 साल ही भी बढ़ेगा, 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 तो 3 3 3 3 करके सब बढ़ेगा। तो कितना सदस्य है बंधु, 5, तो यानी 3 गुना 5, 5 दिया 15 वर्ष अगर इसमें जोड़ देंगे बंधु तो हमारा ये वर्तमान में हो जाएगा, क्योंकि 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल सबका बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में योग इनका क्या हो जाएंगे बंधु, यानी ये सारे 5 सदस्य का A B C D E का ये हो जाएंगे 5x प्लस 15। यानी कि आपका जो वर्तमान में जो पुराने सदस्य अगर आपके पास रहा था तो उनका योग होता बंधु A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का ये जो पूरा का पूरा योग होगा बंधु क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x प्लस 15 हो जाएगा। क्लियर है बंधु। यहाँ तो आप समझ गए कि 5x 15 ये हो गया वर्तमान में किनका, पुराने सदस्य का। अब बंधु देखेंगे नए सदस्य का वर्तमान में योग कितना है। अगर ये पता कर लेंगे बंधु तो अंतर हम आसानी से कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, नए सदस्य का वर्तमान में योग देखिए कैसे निकालेंगे बंधु, क्योंकि नए सदस्य हमारा जो वर्तमान में वो A B C D F है, क्योंकि E के स्थान पर F आ गया है। तो बंधु अगर ये 5 सदस्य का औसत उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी, तो इसका मतलब ये 3 वर्ष पहले x औसत थी तो ये x होगा। तो योग भी निकालेंगे तो 5 गुना x क्या हो जाएंगे बंधु, 5x हो जाएंगे। ये 5x जो योग हुआ वो किनका किनका हुआ, A का हुआ, B का हुआ, C का हुआ, D का हुआ और F का हुआ। तो बंधु A B C D F बराबर कितना हो गया,
5x, यानी कि वर्तमान में जो हमारा नए सदस्य है उनका योग 5x है। और देखिएगा वर्तमान में जो पुराने सदस्य का योग होगा वो कितना होगा बंधु, 5x प्लस 15 होगा। इन्हीं दोनों का कहता है कि पुराने सदस्य नए सदस्य का अंतर क्या होगा। तो बंधु देखिएगा ये कटेगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, तो ई और एफ ही का अंतर होगा बंधु। तो 5x प्लस 15 में घटा देंगे 5x, तो 5x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यानी जो दोनों का अंतर होगा बंधु क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाए बंधु, आप इसको समझ गए। इनको मन की गति से आप एग्जाम में बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कह दिया कि 5 सदस्य का औसत आयु 3 वर्ष पहले उतनी है जितनी वर्तमान में है। तो इसका मतलब बंधु वर्तमान का तुलना 3 वर्ष पहले से कर रहे हैं। अगर उसको वर्तमान में लाएंगे तो 3 वर्ष सबका बढ़ेगा। इसका मतलब कि हमारा पहले जो औसत था वो अभी है, तो जो बढ़ेगा वही एक्स्ट्रा होगा। तो इसका मतलब 5 सदस्य था और तीनों तीन करके बढ़ेगा तो 5 या 15। इसका मतलब 15 वर्ष का अंतर हो गया पुराने और नए में। ये मन की गति से बन गया बंधु। अगर इसी को आप मान के बनाइएगा, कहेंगे सर मान के, नोट तो आप सब कर लिए होंगे, एकदम बना लेना बंधु। अब देखिएगा इसी को आप मान करके बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एकदम बहुत सारा रूल है बंधु। अगर मान लीजिए 5 सदस्य आपके पास है, कितना सदस्य है, 5 सदस्य है। कौन कौन, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। मान लीजिए इनका योग डायरेक्ट मान लेते हैं बंधु, क्या है, योग 100 है। क्या है, 100 है। एकदम योग लेकर के चलिए कि 5 सदस्यों का जो योग है हमारा क्या 100 है। वो कब, 3 वर्ष पहले की बात है। देखिएगा 3 वर्ष पहले की बात है। और हम वर्तमान की अगर बात करते हैं हमारे मित्र बंधु, ये 5 सदस्य जो कि पुराने सदस्य के स्थान पर नया सदस्य आया है जिसका नाम है ए है, बी तो वही है, सी वही है, डी वही है और ई की जगह क्या आया है बंधु, एफ आ गया है। ये नए सदस्य आने के बाद कहता है कि जो 3 वर्ष, देखिएगा जो 3 वर्ष पहले औसत था तो वही वर्तमान में है। तो बंधु 3 वर्ष पहले अगर औसत जो था, 3 वर्ष पहले जो योग होगा वही इनका वर्तमानों में योग होगा। तो इनका अगर योग की बात करेंगे तो बंधु क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पहले 100, वर्तमान में भी इनका योग 100 हो गया बंधु। अब इनको अगर देखिए अंतर जब भी करेंगे तो 3 वर्ष पहले को वर्तमान के साथ नहीं करेंगे, तो इनको भी वर्तमान लाएंगे। तो इनको बंधु अगर वर्तमान लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 3 वर्ष पहले अगर 5 सदस्य का योग 100 है तो समझ लीजिए बंधु अगर एक आदमी 3 वर्ष बढ़ेगा तो पांचों का पांचों कितना बढ़ेगा बंधु, 15। यानी 15 प्लस कितना 100 तो क्या आ जाएंगे 115। अब बंधु 115 में 100 को घटा दीजिएगा तो अंतर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, चौथा नंबर में। तो आसान हो गया बंधु। तो चलिए अगला जो सवाल आपका रहने वाला वो रीजनिंग का रहने वाला बंधु, ध्यान दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग है और ये रीजनिंग आपका डिक्शनरी से रिलेटेड है। तो देखिए निर्देश में दिया गया है प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका क्रम में सजा करके ऑप्शन भी दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले देखिए जब डिक्शनरी में आपको कोई भी वर्ड को ढूंढते हैं तो वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल मिलता है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या मिलेंगे, तो पहले ए मिलते हैं, उसके बाद फिर बी मिलते हैं, उसके बाद सी मिलते हैं। इसी प्रकार आपको मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 4 वर्ड दिया गया है और 4 में से दिया गया है कि सीरीज आपका पहले कौन सा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सब में हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या मिलेगा। डिक्शनरी में अगर हम खोजेंगे वर्ड को तो सबसे पहले हमें क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले CRI चारों में है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर चारों में है तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। अब आगे देखेंगे कि टी इसमें भी है, टी यहाँ है, टी यहाँ है और फिर देखिए यहाँ पर क्या है तो आपका एस है और यहाँ पर भी एस है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एस आएंगे या फिर टी आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका सबसे पहले टी से पहले एस आएंगे। तो ये दोनों हमारा अभी तत्काल के लिए छूट गया। अब यहाँ पर इन दोनों में से देखते हैं कि पहले कौन आएगा। इन दोनों में से देखिए ये वाला एस वाला आएंगे या फिर ये एस वाला आएंगे। तो इसके बाद देखिए कि एस के बाद क्या है, आई है और यहाँ पर पी है। तो पी के पहले आई मिलेंगे तो ये वाला जो है आपका 1 नंबर पे आ जाएंगे, यानी कि
3 नंबर सबसे पहले आएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर जब पहले आएंगे, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद फिर क्या होगा, यही S के बाद जो होगा वही आपका दूसरे नंबर पे होंगे, तो 4 नंबर आपका यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे स्थान पर। अब इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में देखिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि CRIT के बाद क्या है, I है, उसके बाद फिर E है। तो पहले इन दोनों में I आएगा या फिर E आएगा, तो हम जानते हैं कि क्या आएगा, सबसे पहले इन दोनों में से पहले आएंगे E, तो E वाला आपका ये वाला आ जाएंगे तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी कि 2 नंबर आ जाएंगे तीसरे स्थान पर। अब बचा आपका एक जो कि ये चौथे स्थान पर आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे पहला। तो इस तरह का जो सीरीज है आपका कहाँ है, वो आपका आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए कहाँ पर है आपका इस तरह का ऑप्शन 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो 1 नंबर में दिया गया है जो कि आपका आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ रहने वाले हैं और देखेंगे। तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल है आपका मेंसुरेशन से है बंधु, यानी क्षेत्रमिति से है। इस प्रकार प्रश्न आपका रहता है। और बंधु अभी तक जो नोटबुक नहीं बनाए होंगे और नोटबुक बना लीजिए, और सब सवाल एक जगह रहेंगे बंधु, तो SSC GD का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी रहेगी बंधु, इसलिए आप सब जरूर नोटबुक बनाएं। तत्काल देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक समत्रिबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। यानी ये सम मतलब बराबर, त्रि मतलब बंधु 3, बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समत्रि बाहु यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बंधु ये एक समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज के परिवृत्त देखिएगा, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर वृत्त बंधु, यानी ऐसा फिगर होगा, ध्यान दीजिएगा ऐसा होगा। ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर है, तो ये ए होगा, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, और इसके बाहर वृत्त होगा बंधु। अगर इसके बाहर अगर ये वृत्त है तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। यानी आप इस प्रकार एकदम सॉलिड फिगर बना सकते हैं, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ये और ये के बाहर वृत्त है, तो इसको क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। क्लियर है बंधु, समझ गए। आगे चल के कहता है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो हमारा वृत्त है उनका बंधु जो क्षेत्रफल है वो क्या दिया हुआ, 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे चल के आपसे कह दिया त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो बंधु त्रिभुज का परिमाप आप तभी निकाल पाएंगे जब आप त्रिभुज की भुजा को ज्ञात कर पाएंगे। अगर एक भुजा निकल गया तो समझिए समबाहु त्रिभुज है, समत्रिबाहु त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजा का योग क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो क्लियर है बंधु। अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, यहाँ बंधु परिवृत्त दिया हुआ, इनका क्षेत्रफल है, इनके क्षेत्रफल से भुजा तक पहुँचेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो बंधु सेंटर आपका जो है यहाँ पर केंद्र होता है, किसका बंधु, यहाँ पे वृत्त का केंद्र हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो एक चीज यहाँ पे देख रहे बंधु, अगर हम ये बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका जो त्रिज्या होगा बंधु यहाँ भी टच करेगा, यानी इसके शीर्ष को टच करेगा और इसके शीर्ष को टच करेगा और किसके शीर्ष को टच करेगा, इसके शीर्ष को टच करेगा। अगर बंधु यहाँ पे देख लीजिए कि इनके यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटर से यहाँ त्रिज्या है, यहाँ है, इसके सारे अगर हम भुजा निकाल लें तो परिमाप निकल जाएगा। तो बंधु यहाँ पे एक फार्मूला आप याद रखिएगा अंतःवृत्त और परिवृत्त के केस में, और यहाँ हम परिवृत्त के केस में बंधु बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परिवृत्त के संबंध में देखिए बंधु, परिवृत्त के संबंध में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बंधु हम प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार पिछले वॉल्यूम देख लीजिएगा, बहुत सारा वॉल्यूम अभी तक हमने पढ़ा चुके हैं, इससे पहले 21 वॉल्यूम हो चुका है, वहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं, साबित भी कर दिए, इसलिए ध्यान दे दीजिएगा सब वॉल्यूम पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बंधु परिवृत्त के संबंध में क्या होता है, तो एकदम आप यहाँ जान लीजिएगा बंधु, एकदम कहीं को टेंशन लेना नहीं है। यहाँ क्या होता है, A गुना B गुना C बटे 4R होता है। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा, यानी कि A गुना B गुना C बटे
4r होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बंधु आपका होता क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ पे त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए √3/4 गुना भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएंगे बंधु। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये a गुना b यहाँ c है, यानी ये तीनों भुजा आपस में बराबर है बंधु। तो a गुना क्या हो जाएंगे, a³ अब बटे बंधु यहाँ क्या हो जाएंगे 4r। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे 4 कैंसिल बंधु, a² कैंसिल, तो यहाँ पे q कैंसिल, यानी लिख सकते हैं √3r बराबर क्या बंधु a लिख सकते हैं। यानी अब कह सकते हैं कि हमारा जो भुजा होगा बंधु वो √3r होगा। अब देखिएगा यहाँ r का मान रख देंगे बंधु तो हमारा भुजा निकल जाएगा। तो r का मान कहाँ से आएंगे, ये हमारा परिवृत्त का जो क्षेत्रफल है उनके सहारे बंधु आ जाएंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है बंधु, πr² होता है। ये 3π हो गया, पाई बंधु क्या हो गया, कैंसिल हो गया, r बराबर क्या हो गया, √3 हो गया। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हमारा √3, r का मान बंधु √3 बराबर a बराबर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे बंधु, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 3 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, यानी भुजा हमारा क्या हो गया बंधु 3 हो गया। अगर ये भुजा 3, ये भुजा 3, ये भुजा 3 और ये परिमाप कह रहा है समद्वि बाहु का, तो बंधु परिमाप आप लिख सकते हैं 3a, यानी 3 गुना भुजा 3 गुना 3 किया बराबर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है बंधु। आप अब देख लिए कि 9 सेंटीमीटर जो है आपका ऑप्शन क्या है, तीसरा नंबर में है। एक बार पुनः आप शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिएगा बंधु। आप कहेंगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला एक बार हम साबित बिल्कुल कर देंगे बंधु कि a गुना b गुना c/4r जो आता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आता है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 5 प्रकार से निकाल सकते हैं बंधु। अलग अलग कंडीशन में ये परिवृत्त के संबंध में था, तो परिवृत्त के संबंध त्रिभुज का क्षेत्रफल a गुना b गुना c/4r। यहाँ पे देखिए बंधु √3r हमारा a बराबर आया। तो हम देखिए कि r का मान अगर रख देंगे तो यहाँ पे जो भी मान आ जाएगा वो भुजा का होगा, इसलिए इनके सहारे फिर r का मान निकाल लिए बंधु। यानी कि बाह्य प्रति जो बाह्य वृत्त कहे परिवृत्त का त्रिज्या निकाल के मान रखते तो हमारा भुजा आ गया। जब भुजा आ गया तो परिमाप निकाल लिए। क्लियर हो गया बंधु। कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से किसी भाई बंधु को अगर प्रॉब्लम होगा या समस्याएं होंगे असुविधा होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में जरूर बंधु कमेंट करिए और इस प्रकार के प्रश्न पे आप विशेष ध्यान दीजिए। तो देखते हैं बंधु अगला प्रश्न किस प्रकार से रहता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है जो कि रीजनिंग है और ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है और हम देखते हैं किस प्रकार इसको बना सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जो इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है उसी को हमें खोजना है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन शब्द से इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनेंगे उसी को हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। पहला नंबर हम देखते हैं कि TAILOR। देखिए इसमें है कहीं क्या टी, देखिए यहाँ पर टी है TAILOR, यहाँ तो पूरा मिल गया। ये वाला आपका बन जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे दूसरा नंबर में क्या है ACTION, एक्शन। एक्शन देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसमें अगर मिल जा रहा है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ACTION, एक्शन, यानी कि एक्शन भी आपका क्या हो रहा है इस शब्द में पूरा का पूरा मिल जा रहा है दोस्तों, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में क्या है CREATE, क्रिएट। CREATE, यहाँ पर देखिए 2 बार ई है यहाँ, तो यहाँ भी 2 बार ई है, यानी ई यहाँ 2 बार है तो यहाँ 2 बार ई मिल रहा है, तभी हमारा क्या हो रहा है ये भी आपका शब्द बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका मिल जा रहा है इस शब्द में। तो यहाँ पर अब चौथा नंबर, 3 ऑप्शन नहीं हुआ, अब चौथा नंबर देख लेते हैं BREATH, ब्रेथ। अब यहाँ पर BREATH, देखिए यहाँ पर कहीं है क्या
एच कहीं पर इस शब्द में नहीं है। जब एच इस शब्द में नहीं है तो इस शब्दों से हम यही वाला 4 नंबर जो कि आपका आंसर होगा इसको हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एच नहीं दिया गया है और यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से एक बार देखेंगे और आप फिर से अपना कोई भी बुक से उठा करके क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न हमारा है वो आरोही अवरोही से है और प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा। आपके ये 4 आपका टर्म दिया हुआ है और इनको अवरोही में सजा करके इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बंधु जब ये प्रश्न इस प्रकार रहते हैं तो हम छोड़ ही देते हैं और लगता है कि ये भारी प्रश्न है, बहुत ही आसान है। और हम अवरोही और आरोही के बारे में समझते बंधु। अवरोही मतलब घटते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो ये अवरोही है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, और बंधु इंक्रीजिंग रहता तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाते तो बंधु बढ़ते क्रम में होता। अब यहाँ पे जो हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। कहता निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बंधु जो टर्म है उनको हम लिखेंगे। तो हमारा टर्म पहला क्या है देखिएगा, 3 4 यहाँ पे है बंधु, ये 2 है रूट अंडर, फिर यहाँ बंधु 6 और ये 3 और फिर यहाँ आपका 4 ये 5। बंधु इसका अर्थ क्या हुआ इसको जानिएगा। अब एक चीज आप देखते हैं कि अगर सिर्फ रूट अगर x पर x पर रूट रहता है तो बंधु क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 1/2 इसका मान ही होता है बंधु, इतना लिखते हैं। अगर इसी प्रकार बंधु यहाँ 3 रहे और x रहे तो कैसे लिखेंगे, तो x पर पावर 1/3 लिखते हैं बंधु, ये घनमूल का दर्शाता है। तो बंधु आगे चल के आप देख रहे हैं कि अगर इसी प्रकार यहाँ पे 4 रहे और यहाँ पे x रहे तो क्या लिखेंगे, x पर पावर 1/4। इसका मतलब जितना आप यहाँ रख देखेंगे बंधु उसको आप पट्टी करते चले जाएंगे, यानी इस प्रॉपर्टीज को आपने समझ लिया। तो बंधु जब इस प्रॉपर्टीज को आप समझ लिए तो आपके लिए सवाल बहुत ही आसान हो गया। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/3 क्योंकि यहाँ 3 है बंधु। फिर यहाँ पे आप रूट का माप जानते हैं कि 1/2 होता है बंधु, क्योंकि यहाँ पे x पर पावर अगर x पर रूट रहे तो यहाँ पे हाफ होगा। क्लियर है बंधु, आप समझ रहे हैं इसको। आगे देखिए क्या है, 3 पर पावर 1 क्या हो जाएंगे बंधु, 6 हो जाएंगे, और 5 पर पावर क्या हो जाएगा बंधु, 1/4 हो जाएगा। इतना दूर तक तो लिख लिए। आप सोच रहे होंगे सर कैसे होगा, हम इसको कैसे करेंगे। तो बंधु हमारे पास एक नियम है, उस नियम को आप फॉलो कीजिए, देखिए कितना अच्छा से बनेंगे। अब देखिएगा ये हमारा बटे में है, फ्रैक्शन में है, और बंधु अब सारे चीज को क्लियर करते चलिए। फ्रैक्शन में वो ए वजह से भिन्न रहता है, a/b के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं बंधु। तो इस तरह की कंडीशन में जितने डिनोमिनेटर है यानी जितने हर है उनका एलसीएम निकालेंगे। तो बंधु देखिएगा 3 2 6 और हमारा क्या है 4, तो इनका एलसीएम क्या होगा बंधु, 3 6 का तो 6 हो जाएगा क्योंकि इनका ये गुना है। 2 4 का क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और 6 4 का निकाल लीजिए बंधु, ये 2 ये 3 4 के 12 6 दूनी 12, यानी इनका एलसीएम हो जाएंगे बंधु 12। क्या हो गया, एलसीएम 12 हो गया। अब देखिएगा बंधु एलसीएम जब आपको पता चल गया 12 हो गया तो उनके एलसीएम को हम क्या करेंगे, सब में गुना कर देंगे, यानी 4 पर पावर 1/3। एलसीएम कितना निकाले थे, 12। अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हो तो एलसीएम इधर से भी आप निकाल के रख सकते हैं, जैसे भी आप जानते हैं इनका एलसीएम 12 हुआ तो आप ये निकाले। हमारा निकालने का विधि अलग है तो आप अलग से निकाल सकते हैं बंधु। अब देखिएगा 2 पर पावर 1/2 है तो यहाँ हम क्या रख देंगे 12 क्योंकि इनका एलसीएम आया है 12। अब देखिए बंधु यहाँ पे क्या है, 3 पर पावर 1/6 इनका एलसीएम से गुना कर देंगे 12, यहाँ 5 पर पावर 1/4 है तो इसमें भी एलसीएम से गुना कर देंगे 12। क्लियर हो गया। अब बंधु यहाँ पे देखिए जब उसके एलसीएम से गुना करें जो कटेगा कटा देंगे। देखिए 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 की 12। अब बंधु 4 पर पावर 4 अगर रहे तो इसको हम क्या कर देखिएगा, अब 4 पर पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पे पावर 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 5 पर पावर क्या लिख सकते हैं बंधु 3 लिख सकते हैं। अब इनको आप गुना करिए बंधु, 4 पर पावर 4 को कैसे लिखते हैं, 4 × 16 = 64, 64 चौकी बंधु आप जानते हैं 256 होता है, यानी 4 पर पावर 4 को 256। 2 पर पावर 6 रहता है बंधु क्या लिखते हैं 64, 3 पर पावर 2 को 9 लिखते हैं, और 5 पर पावर 3 को आप 125 लिखते हैं। ये सब जानते हैं बंधु। अब देखिएगा कह रहा है किसमें, अवरोही। अवरोही मतलब घटते क्रम में,
यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बंधु घटते क्रम में तभी लिखेंगे जब हमारा सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा 256, उनके बाद बंधु क्या 125, उनके बाद क्या आ जाएगा बंधु 64, उनके बाद क्या आ जाएंगे 9 हो जाएंगे। यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, अवरोही क्रम में हो गया, घटते क्रम में हो गया। तो 256, 125, 64 और आपका क्या बंधु 9 है। अब देखिएगा 256 किनका मान था, आप देख पा रहे हैं बंधु इसी का मान था, क्योंकि ये सामने है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या रख देंगे 3 या 4 रख देंगे। अब 125 किसका मान था बंधु, ये लास्ट वाला का मान आपका 125 आया बंधु, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 125 है। तो 125 किसका है, इनका मान हुआ है, तो बंधु आप यहाँ रख सकते हैं इतना। अब आगे देखिए बंधु क्या है 64, 64 किसको बंधु 2 पर पावर 6, 2 पर पावर इसको तोड़े है बंधु, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे √2। अब देखिए बंधु आपका लास्ट हो गया 9 का ये बचा, तो बंधु आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिएगा 6 और यहाँ 3। अब ऐसा आप देख लीजिए कहाँ पे आपका ऑप्शन मिल पा रहा है, तो आप देख रहे हैं बंधु तीसरा नंबर में आपको मिल रहा है, देखिए ये यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी तीसरा नंबर से बंधु मिल रहा है। जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरा नंबर पे होगा। क्लियर है बंधु, आप सब इनको समझ गए। तो इस प्रकार जब आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे आप बेहिचक बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर हम सरसरी निगाहों से देखते हैं कि आपका कैसे हुआ उसको जानिए। तो सबसे पहले बंधु जो दिया रहा उसका टर्म को हम लिख दिए, ये जो हमारा रूट के ऊपर था इनको हम लिखने का तरीका बताया बंधु कि अगर 3 रहे x पर पावर 3 4 रखेंगे तो x पर पावर 4 होगा। तो उसी कंडीशन में सबको हमने रख दिए। पर नीचे वाला का अगर हर और अंश भूल जाए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर भूल जाए, तो लेकिन नीचे वाला का एलसीएम निकाले 3 2 6 4, 3 2 6 4 का एलसीएम जो निकाले बंधु वो क्या निकला हमारा 12 निकला। जो एलसीएम आएगा वो सब में गुना कर देंगे, 1/3 के साथ गुना किया एलसीएम को, 1/2 के साथ एलसीएम को, 1/6 के साथ एलसीएम को, 1/4 के साथ एलसीएम को। उनके बाद बंधु जब गुना कर दे तो सबका मान आपका यहाँ जैसे कि गुना की कटाई 3 चौके 12, यहाँ 6 दूनी 12 बंधु, यहाँ 6 दूनी 12, 4 के 12, सबका यहाँ पावर रख दी। उनको हल करने के बाद इनका इतना मान आया आपको चाहिए अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में तो पहले बड़ा तो उनसे छोटा, फिर छोटा छोटा बंधु, उसी प्रकार आपका यहाँ तक आया उसका जो मान था। जैसे 256 का ये मान था, 125 का ये मान था, 64 का ये मान था, रख दिए जो आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया बंधु, आप सब बिल्कुल इसको समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। यानी सार्थक क्रम यानी कि सबसे पहले कौन सा इसमें से शब्द आएंगे और फिर अंत में कौन सा शब्द आएंगे, यानी एक प्रकार का क्रम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हमें सोचना है कि सबसे पहले इस शब्द में क्या क्या आएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पहला शब्द दिया है, दूसरा पैराग्राफ दिया है, तीसरा वाक्य दिया गया है और चौथा अक्षर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं कि अक्षर, कोई भी अक्षर लेंगे, अक्षर लेने के बाद क्या होगा, सबसे पहले कि हम अक्षर लेते हैं अक्षर, उसके बाद ही कोई शब्द बनेंगे। यानी कि अक्षर के बाद कोई शब्द बनेंगे। तो कैसे, यहाँ पर देखिए अक्षर, अक्षर कोई भी मान के चलिए कि हम कोई भी लेते हैं। तो ये क्या है, क एक अक्षर है, क एक अक्षर है और फिर जैसे फिर ये ल है और फिर म है। ठीक है, तो ये अक्षर है, इन सबको जब हम एक साथ लिखेंगे क ल म कलम, तो ये एक शब्द बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक शब्द बनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब अक्षर, अक्षर के बाद फिर तब क्या आ जाएंगे आपका, ये शब्द आ जाएंगे, शब्द। इसी प्रकार जब अक्षर के बाद फिर शब्द आया तो शब्द को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शब्द के बाद जब जोड़ेंगे तो शब्द के बाद क्या आएगा, हमारा एक वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाक्य आ जाएगा, वाक्य। और कई वाक्य मिलकर के क्या होगा, एक पैराग्राफ बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आया, तो एक नंबर पे हमारा आ गया अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर पैराग्राफ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर वाला है, 4 नंबर वाला यहाँ पर आया। तो यहाँ पर 4 नंबर हम लिखेंगे। उसके बाद फिर शब्द 1 नंबर और फिर यहाँ पर वाक्य 3 नंबर और फिर 2 नंबर लास्ट में आया। तो इस प्रकार का क्रम यहाँ पर आपका बना। तो देखिए कितने नंबर में है,
4 1 3 2। तो चौथा नंबर में आपका आंसर दिया गया है। ये एक सार्थक क्रम है जो कि अक्षर, शब्द, वाक्य फिर पैराग्राफ बनेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज आपका क्लास इतना ही रहने वाले हैं और सब कोई अच्छा से पढ़ेंगे। और जो भाई बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी करेंगे तथा साथ ही साथ लाइक करना बंधु ना भूलें, लाइक भी कर दीजिए। और मज़ा आया होगा, आज क्लास आपका मैथ और रीजनिंग एक साथ हुआ। क्या विकास जी सब लाइक करते हैं? जी सर, करते हैं। इसे लाइक ठोकिए लाइक। फिर अगला वीडियो हम दोनों के साथ आएंगे बंधु, मिल करके मज़ेदार आएंगे, कहानियों के साथ आएंगे, बहुत सारा चीज़ जीके और जीएस के लेकर के भी आएंगे। और अब की बार एसएससी जीडी पार करना है बंधु, इसलिए मन लगा करके वीडियो देखिए। मन लगा करके वीडियो देखने के बाद क्या होगा, सारे का सारे सवाल बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ रीजनिंग बराबर मिलेंगे। उसके बाद आपका जी साइंस का भी चल रहा है, विटामिन भी चल रहा है, तो विटामिन का भी वीडियो देखना ना भूलें बंधु। और आप हमारे साथ बने रहें। नए भाई बंधु जितने भी हैं वो सब भी जुड़े रहें। और जितने भी भाई बंधु हैं सबको 10-10 शेयर करें। तो देखिए आपका शेयर करने से हमें भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। एक दूसरे से बंधे रहेंगे, एक दूसरे के साथ कड़ी जुड़ा रहेगा बंधु। तो चलिए आप सबों का क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं बंधु। फिर मिलेंगे हम आप सबों की क्लास में अगले दिन। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।